एपिसोड 39 मीट द रियल साइको। आकर्ष जब यह कहता है कि अगर उसे पागल साबित कर भी दिया गया तो भी उसका इलाज इश्क को ही करना पड़ेगा, तो इश्क की आंखें एकदम से हैरानी से बड़ी हो जाती है। वह गुस्से में आकर्ष को देखते हुए कहती है, नहीं, ऐसा नहीं होगा। मैं तुम्हारा केस नहीं लूंगी, भले ही इसके लिए मुझे पूरी मैनेजमेंट से क्यों नहीं लड़ना पड़े, पर मैं तुम्हारा इलाज नहीं करूंगी और मैं यह साबित कर दूंगी कि तुम दिमागी रूप से पेशेंट हो और तुम्हें पागल खाने में भेजा जाए। थेरेपी से तुम्हारा इलाज नहीं हो पाएगा। आकर्ष के होठों के किनारे मुड़ जाते हैं और वह कहता है, और तुम यह कैसे करोगी? इश्क घबरा जाती है। उसे तो पता ही नहीं कि वह यह कैसे करेगी, पर उसने हिम्मत करते हुए आकर्ष से कहा, तुम्हारी अब तक के जितने भी पॉजिटिव रिपोर्ट गए हैं, मैं उन सब के खिलाफ कंप्लेंट करूंगी और मैं सबको यह बताऊंगी कि तुम मेरे कमरे में आकर मुझे टॉर्चर किया करते हो। तुम ही वह साइको हो जिसे शहर की पुलिस ढूंढ रही है, और तुम ही हो जो बाहर घूमकर क्राइम कर रहे हो। इश्क की बात सुनकर आकर्ष का चेहरा साफ हो जाता है। वह धीरे से चलकर इश्क के डेस्क के पास आता है और वहां पर रखी कुर्सी पर बैठ जाता है। वह बिल्कुल किसी राजा की तरह एक पैर पर दूसरा पैर चढ़ाकर बैठा हुआ था और उसके दूसरे हाथ की 2 उंगलियां उसके माथे पर थी, जिसे वह धीरे धीरे मालिश करते हुए कुछ सोच रहा था। सोच रहा था या सोचने का नाटक कर रहा था, यह तो बस वही जाने। लेकिन वह जिस तरीके से व्यवहार कर रहा था, इश्क को कुछ समझ आ रहा था कि यह इंसान उसकी बातों को सिर्फ एंटरटेनमेंट की तरह ले रहा है। आकर्ष एकदम से इश्क की तरफ देखते हुए बोल पड़ा, एक बात बताओ डॉक्टर, अगर तुम यह सब जाकर मैनेजमेंट को बताओगी तो क्या इसका मुझ पर असर पड़ेगा? इश्क हैरानी से उसे देखते रह जाती है, क्योंकि यह कहते वक्त उसके होठों पर एक मजाकिया मुस्कान थी और वह शरारती तरीके से इश्क को देख रहा था। अचानक से आकर्ष हंसने लगता है और इश्क उसे ऐसा हंसता हुआ देख और डर जाती है। आकर्ष हंसते हुए अपने दिमाग पर अपने हाथों से मालिश करने लगता है। उसका हाथ उसके बालों में ऐसे चल रहा था जैसे वह कोई मजेदार सीन देख रहा हो। उसने हंसते हुए इश्क को देखकर कहा, कोशिश कर लो। इश्क को कुछ समझ ही नहीं आया। वह हैरानी से अपने सामने उस पल पल रंग बदलते हुए इंसान को देख रही थी। आकर्ष अपनी जगह से खड़ा होते हुए बहुत ही रिलैक्स तरीके से कहता है, तुम कह रही हो कि तुम मेरी ट्रीटमेंट के दिन बढ़ा दोगी। देखो, मुझे ट्रीटमेंट के दिन बढ़ने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं तो चाहता हूँ कि यह ट्रीटमेंट 3 महीने नहीं बल्कि 30 साल चले और हर बार तुम ही मेरा इलाज करो। लेकिन अगर तुमने मेरा केस किसी दूसरे डॉक्टर को रेफर किया या फिर मुझे खुद से दूर करने की कोशिश की, तो उसका अंजाम भी तुम देख लेना। इश्क गुस्से में पैर पटकते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ती है और आकर्ष को देखते हुए कहती है, मैं करूंगी, मैं ऐसा करके रहूंगी। मैं तुम जैसे पागल इंसान का केस अब और नहीं हैंडल कर सकती हूँ। ऐसा कहता हुई इश्क दरवाजे की तरफ बढ़ती है और जैसे ही वह दरवाजा खोलने के लिए हैंडल पकड़ती है, उसे आकर्ष की आवाज सुनाई देती है, शायद तुम अपने सीनियर से इस बारे में बात कर चुकी हो, पर उन्होंने तुम्हारी बात मानी क्या? बल्कि उल्टा उन्होंने ही तुम्हें डांट कर भगा दिया। यह कहकर कि तुम डॉक्टर हो और अपना फर्ज निभाओ। यह बहुत मजाकिया तरीके से उसने कहा था और उसके इस तरीके से कहने पर इश्क का गुस्सा और ज्यादा बढ़ जाता है। लेकिन उसकी आंखें एकदम से हैरानी से बड़ी हो जाती है। वह गुस्से में घूर कर आकर्ष को देखते हुए कहती है, तुम्हें यह सब कैसे पता कि मेरी डॉक्टर पारस से क्या बात हुई है? आकर्ष इश्क की आंखों में देखते हुए कहता है, मैं तुम्हारी आंखें पढ़ सकता हूँ मेरी इश्क।
इश्क के हाथ ठंडा पड़ गए थे, लेकिन आकर्ष ने अपने दोनों हाथ सामने बांधते हुए कहा, लेकिन इसके बाद भी तुम चाहो तो ट्राई कर सकती हो। पर मुझे पता है, तुम्हारे हाथ कुछ भी नहीं लगेगा। पर तुम चाहो तो कोशिश कर सकती हो। वह क्या कहते हैं? हाँ, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है। तो जाओ जाकर कोशिश करो। आकर्ष ने बिल्कुल उसका मजाक उड़ाते हुए कहा और इश्क एकदम गुस्से में बौखला जाती है। यह सामने बैठा हुआ इंसान जिसे सब दिमागी रूप से बीमार कहते हैं, वह इश्क जैसी डॉक्टर का मजाक उड़ा रहा है या फिर उसकी काबिलियत का मजाक उड़ा रहा है। यह कहना क्या चाहता है कि इतनी पढ़ी लिखी होने के बावजूद भी इश्क सही गलत में अंतर नहीं कर सकती है। इश्क एकदम से चिल्लाते हुए कहने लगती है, आखिर तुम चाहते क्या हो? अपनी मर्जी की आज़ादी। इश्क एकदम से हैरान हो जाती है और वह हैरानी से आकर्ष की बातों को सुनने लगती है। आकर्ष का चेहरा अब सामान्य हो गया था। उसके चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं थे और वह इश्क को देखकर कहता है, मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करूंगा और तुम्हें भी इस केस को इस तरीके से हैंडल करना है जैसा तुमने अपनी मेडिकल करियर में पढ़ा है। हमारे पास उतने ही दिन हैं जितने दिन में तुम मेरे एनओसी पेपर पर साइन नहीं कर देती हो। तुम चुपचाप से मुझे सही साबित करके मेरे एनओसी पेपर पर साइन कर दो और मैं बिना किसी हंगामा के यहाँ से निकल जाऊंगा। इश्क को विश्वास नहीं हो रहा था और उसने हैरानी से अपनी आंखें सिकोड़ ली। यह आदमी सच में इतनी बड़ी बात इतनी आसानी से कैसे कह सकता है? इश्क का चेहरा अभी भी गुस्से में कठोर हो रखा था। उसने आकर्ष से बोला, और तुम क्यों चाहते हो कि तुम यहाँ से बिना किसी झंझट के निकल जाओ? तुम पर उंगली ना उठे या फिर कोई तुमसे कोई सवाल ना करे। बताओ, तुम क्यों चाहते हो कि मैनेजमेंट को तुम्हारी क्लीन चिट मिले और तुम्हारा एनओसी पेपर बिना किसी मुसीबत के कोर्ट में सबमिट हो जाए? आकर्ष के होठों के किनारे हल्के से मुड़ जाते हैं और उसने मुस्कुराते हुए इश्क को देखकर कहा, स्मार्ट वुमेन, तभी तो तुम मुझे इतनी पसंद हो। तुम्हारे सवाल काफी इंटरेस्टिंग है और तुम्हें इसका जवाब जानना भी चाहिए। जवाब हो तुम। इश्क एकदम से हैरान हो जाती है। उसका दिल तो वैसे ही उछलकर उसके सीने से बाहर निकलने को कर रहा था और इस इंसान का हर एक जवाब उसे और ज्यादा दहला रहा था। आकर्ष ने इश्क की आंखों में देखते हुए बहुत ही प्यार और मासूमियत के साथ कहा, मैं तुम्हारे लिए बाहर आना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे लिए आजाद होना चाहता हूँ। और वैसे भी आजादी किसे पसंद नहीं है? जेल हाउस में मैं 4 दीवारी के अंदर कैद रहता हूँ। हालांकि परमिशन लेकर मैं बाहर जा सकता हूँ, पर फिर भी वह आजादी भी कोई आजादी है जहां पर मुझ पर इस हथकड़ी के जरिए नजर रखी जा रही हो। यह कहते हुए आकर्ष ने अपना हाथ आगे कर दिया जहां पर वह बैंड उसके हाथों में था, जिसे उसने एक बार हथकड़ी कहकर इश्क को दिखाया था। तभी इश्क के दिमाग में कुछ आता है और वह हैरान हो जाती है। यह शख्स हर रात उसके घर आता था, उसे परेशान करता था, उसे मेंटली और फिजिकली टॉर्चर करता था और उसके बाद उसने उस पार्टी के वॉशरूम में भी इश्क को हेरास्ट करने की कोशिश की थी। लेकिन इन सब के बावजूद वह जेल हाउस में भी था और हथकड़ी के बिना वह बाहर नहीं निकल सकता था। तो फिर वह जेल हाउस से बाहर कैसे निकला, इतनी सिक्योरिटी होने के बावजूद? और वह हथकड़ी, क्या पुलिस वालों ने इसे ट्रैक नहीं किया होगा? इश्क को पता है कि इस तरीके से एक छोटे से कमरे में जिंदगी बिताना बहुत दुखदाई होता है और ऊपर से भले ही उस कमरे में सुविधा की सारा सामान हो, लेकिन है तो वह एक जेल ही ना। वहां से निकलने के लिए हर कोई 1000 प्रयास करता होगा, लेकिन उसके बावजूद उन लोगों की सिक्योरिटी भी तो टाइट होगी।
ऐसे में यह इंसान हर रात इश्क की कमरे में कैसे आ जाता था और वह इश्क के ऊपर नजर कैसे रखता था? वह हैरानी से आकर्ष को देखते रह जाती है और यह सारे सवाल उसके दिमाग में आ जाते हैं। इश्क हैरानी से आकर्ष को देखकर कहती है, तुम जेल हाउस से बाहर कैसे आते थे? वहां पर तो बहुत टाइट सिक्योरिटी है ना? और बिना हथकड़ी के तो तुम बाहर आ भी नहीं सकते हो। तो फिर वह लोग तुम्हें बाहर कैसे आने देते थे? आकर्ष के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। उसने इश्क को देखा और हल्की मुस्कान और हंसते हुए कहने लगा, मुझे लगा ही था कि अब तक तुमने मुझसे यह सवाल पूछा क्यों नहीं है। देखा इसीलिए कहता हूँ कि तुम मासूम हो और मुझे तुम्हें इस बुरी दुनिया से बचा कर रखना है। यह दुनिया वाले बहुत खराब है, तुम्हारी मासूमियत का फायदा उठा लेंगे। इसीलिए तो मैं बाहर आना चाहता हूँ और तुम्हारी हिफाजत करना चाहता हूँ। तुम्हें इन सब लोगों से दूर रखना चाहता हूँ। अपनी बकवास बंद करो और यह बताओ कि तुम जेल हाउस से बाहर कैसे आते थे? इश्क ने चिल्लाते हुए कहा। तो आकर्ष हंसते हुए कहता है, बता रहा हूँ, बता रहा हूँ। पहले शांत हो जाओ। आकर्ष की मुस्कान हल्की हो जाती है और वह अपनी हथकड़ी सामने करते हुए कहता है, यह हथकड़ी? हाँ, इससे तो जेल की सिक्योरिटी मुझे ट्रैक कर ही लेती है, लेकिन वह तो तब ना जब मैं इसे पहनकर हर समय घूमा करता। शायद तुम भूल रही हो, मैं तुम्हारे कमरे में सिर्फ रात में आया करता था। तो रात में तो सबको यही लगेगा कि मैं इस वक्त अपने क्वार्टर में हूँ। और क्वार्टर में तो मेरी हथकड़ी वही का सिग्नल दिख रही थी। मैं रात में अपनी हथकड़ी लेकर आता ही नहीं था। यह तो मैं तब पहना था जब मैं तुम्हारे साथ होता था। इश्क हैरानी से उसे देखते रह जाती है। तो आकर्ष मुस्कुराते हुए कहता है, वैसे तुम्हारे साथ भी मुझे इसे पहनने की जरूरत नहीं है। तुम कहो तो मैं अभी इसे उतार देता हूँ। इश्क की आंखें एकदम से बड़ी हो जाती है। आकर्ष ने तो उसे दिन रेस्टोरेंट में कहा था कि इसे उतारने की कोशिश करने के साथ ही इसमें से करंट आने लगता है। इश्क हैरान हो जाती है, पर आकर्ष ने अपने दूसरे हाथ को आगे किया और अपने दूसरे हाथ में पहने हुए ब्रेसलेट को ओपन कर दिया। इश्क हैरान हो जाती है। उसने उस ब्रेसलेट एक सिरे को पकड़ा और उसे घुमा दिया, जिससे वह ब्रेसलेट खुल जाता है और उसके अंदर से एक छोटी सी मेटल की चाबी निकलती है। आकर्ष ने वह चाबी निकाली और हथकड़ी में लगा दिया। अगले पल ही वह हथकड़ी एक कट की आवाज के साथ खुल जाती है। इश्क हैरान हो गई और हैरानी से आकर्ष को देखने लगी। आकर्ष के लिए इस खतरनाक हथकड़ी को खोलना इतना आसान था कि उसके पास इसकी डुप्लीकेट की थी। इश्क का दिल जोरों से धड़क रहा था और आकर्ष ने उस हथकड़ी को खोलकर टेबल पर रखते हुए कहा, इसकी डुप्लीकेट चाबी बनाना इतना आसान काम नहीं था। बहुत पैसे लगे हैं। इश्क बड़ी बड़ी आंखों से तेजी से सांस लेते हुए आकर्ष की हथकड़ी को ही देख रही थी, जो टेबल पर रखा हुआ है। तो आकर्ष ने इश्क की घबराहट को महसूस करते हुए कहा, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है मेरी इश्क। यह कौन सा पहली बार है जब मैं हथकड़ी खोलकर कहीं भी घूम रहा था। दरअसल इसे पहनकर घूमना मुझे थोड़ा सा अजीब लग रहा था, इसीलिए मैंने इसकी डुप्लीकेट चाबी बहुत पहले ही बना ली थी। और जहां तक बात रही जेल हाउस से निकलने की, तो पैसा क्या नहीं करवा सकता है। मेरे घटिया माँ बाप ने करने से पहले एक काम अच्छा किया था और वह यह था कि उन्होंने मेरे बाद कोई बच्चा पैदा नहीं किया, जिसकी वजह से उनकी सारी प्रॉपर्टी और सारे बिजनेस का इकलौता बारिश में ही था। भले ही वह बिजनेस अब कुछ रिश्तेदार चला रहे हैं, लेकिन मालिक तो मैं ही हूं ना। मेरे साइन के बिना वह लोग एक पत्ता तक नहीं हिला सकते हैं। सिक्योरिटी से लेकर पुलिस गार्ड तक सबको हर महीने एक मोटी रकम जाती है।
सिर्फ मुझे जेल से बाहर निकालने के लिए आकर्ष अपनी बात कहकर इश्क को देखने लगता है और इश्क जैसे वहां पर खड़े खड़े गिरने को ही हो रही थी। यह आदमी दिमाग से बीमार कहाँ से लग रहा है? इसका दिमाग तो बहुत चालाक है और गेम बनाने में और गेम पलटने में एकदम माहिर है। इश्क हैरानी से उसे देख रही थी, लेकिन जिस तरीके से उसने यह बात कही थी, उसके बावजूद भी वह है तो एक अपराधी ही ना, और ऊपर से उसके साइकोपन की वजह से शहर के लोग भी परेशान हैं। ऐसे में वह उसे बाहर कैसे निकाल सकती है? इश्क ने गुस्से में उसे देखते हुए कहा, तुमने जो भी कहा है मैं उन सब की कंप्लेंट करूंगी और तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए जेल के अंदर बंद करवा दूंगी, क्योंकि तुम एक साइको हो और तुम्हारा बाहर निकलना लोगों के लिए खतरनाक हो सकता है। मैं तुम्हें कभी आजाद नहीं होने दूंगी। तुम्हें तो सारी जिंदगी जेल में सड़ना चाहिए। तुमने अभी अभी मेरे सामने यह कबूल किया है कि तुम जेल से बाहर आते हो और शहर में हो रही उन सभी घटनाओं के जिम्मेदार तुम हो। मैं यह बात जाकर पुलिस में बता दूंगी और वह तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए कैद कर लेंगे। एपिसोड 40, ईश्वर ने छोड़ा आकर्ष का केस। मेरे व्हाट्सएप चैनल पर 2 एपिसोड के लिए वोटिंग चल रही है। आप इस नॉवेल के एपिसोड नंबर 20 से मेरे चैनल का लिंक को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि अब एपिसोड में लिंक ऐड नहीं हो रहे हैं। आकर्ष ने जिस तरीके से इश्क से बात की थी, इश्क एकदम हैरान हो गई थी। उसे आकर्ष की बीमारी का लेवल बहुत अच्छी तरह से पता चल रहा था। आकर्ष एक दिमागी रूप से मेंटल पेशेंट है और ऐसे में वह कुछ भी कर सकता है। अपने दिमाग का इस्तेमाल करो इश्क। तुम जल्दबाजी में बेवकूफ़ी नहीं कर सकती। इश्क अपने मन ही मन खुद से बातें करते हुए यह कह रही थी। हाँ, उसे आकर्ष के साथ कोई सहानुभूति नहीं थी, लेकिन आकर्ष की बातें उससे प्रभावित जरूर कर रही थी। वह एक खूनी है, एक साइको किलर है। इसके अलावा उसने इश्क को कितनी तरीके से प्रताड़ित किया है। इश्क अपने ही घर में कितनी डरी सहमी रहती थी, और यह सब उसने तब किया था जब वह जेल हाउस में इतनी टाइट सिक्योरिटी के बीच रहता था। अगर वह सिक्योरिटी के बीच रहकर यह सब कर सकता है, तो जरा सोचो जब वह बाहर आ जाएगा तब क्या करेगा। नहीं, मैं इसे बाहर नहीं आने दे सकती हूँ। यह इंसान बाहर आम लोगों के बीच रहने लायक नहीं है। मुझे कुछ भी करके इसे बाहर आने नहीं देना है, लेकिन इसे जेल में रख कर भी क्या फायदा है। अभी भी तो यह जेल में ही है और बाहर ऐसे घूम रहा है जैसे कि कहीं पिकनिक पर आया हो। अभी यह कैद में है, अंदर बैठकर ही इसने इतने मर्डर कर दिए हैं। तो जरा सोचो अगर बाहर आया, फिर तो यह अपने सामने वाले हर इंसान का मर्डर कर देगा। इश्क अपने मन में आकर्ष को देखकर खुद से ही बातें कर रही थी। उसने बहुत हिम्मत से अपने गले में फंसी हुई सांस को दोबारा निकाला और आकर्ष को देखते हुए कहा, तो तुम जेल हाउस से बाहर निकल के लोगों को कैसे मार सकते हो? तुम्हें डर नहीं लगता कि अगर तुम पकड़े गए तो क्या होगा? आकर्ष की भौंहें सिकुड़ गई। वह हैरान नजरों से इश्क को देखकर उसकी बातें सुनने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था इश्क उससे क्या पूछ रही है। तुम्हें कैसे पता कि उन लोगों को मैंने मारा है? आकर्ष ने इश्क को घूरते हुए देखा तो इश्क जल्दी से कहती है, वह उस रात तुम्हारे चाकू पर खून लगा हुआ था, और उससे पहले जब तुम मेरे घर से निकले तो अगली सुबह पता चला कि मेरे पड़ोस में जो डॉगी थी वह मर गई है। तुम हर रात मेरे घर से निकलने में कामयाब कैसे हो जाते थे? आकर्ष मुस्कुराते हुए इश्क को देखकर कहता है, तुम्हारा घर कौन सा बुर्ज खलीफा पर है? लेकिन अगर वहां भी होता तो भी मैं तुम तक पहुंच ही जाता। वैसे तुम्हें अपने गार्डन में सीढ़ियां नहीं रखनी चाहिए। वह तो मैं था। अगर मेरी बदले कोई और उन सीढ़ियों से तुम्हारे कमरे में पहुंच जाएगा तो क्या होगा?
इश्क की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। उसे याद आता है कि उसके गार्डन में एक पुरानी सी लकड़ी की सीढ़ी पड़ी हुई है, पर वह सीढ़ी तो बहुत कोने में है और बारिश में लगने की वजह से काफी गल भी गई है। आकर्ष उसका इस्तेमाल करते हुए उसके कमरे में आता था। यह सोचते हुए ही इश्क हैरान हो गई। इतनी छोटी सी बात पर उसका ध्यान क्यों नहीं गया। इश्क को इतना हैरान होता हुआ देख आकर्ष की हंसी छूट जाती है और वह हंसते हुए कहता है, और हाँ, तुम्हारी उस पप्पी डॉगी या फिर वह जो भी कोई थी, उसे मैंने नहीं मारा है। हाँ, मन तो बहुत कर रहा था कि उसे जान से मार दूं। वह क्या है ना, वह जब भी मुझे तुम्हारे घर के आसपास देखती थी तो पागलों की तरह चिल्लाने लगती थी, पर मैंने उसे मारा नहीं। अब कैसे मरी इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मरने की वजह मैं नहीं हूँ। इश्क हैरान हो जाती है उसकी बात सुनकर। उसे तो लगा था कि उस डॉगी को आकर्ष ने ही मारा होगा, लेकिन अगर वह मना कर रहा है तो फिर उस डॉगी को किसने मारा है। पर फिलहाल इश्क ने इस सवाल को एक किनारे कर दिया और वह गुस्से में आकर्ष को देखकर कहती है, चलो ठीक है, मान लिया कि तुमने उस डॉगी को नहीं मारा है, लेकिन फिर भी तुम मेरे कमरे में आते थे और यह सही नहीं है। तुम ऐसा नहीं कर सकते। मैं कर सकता हूँ, मेरी इश्क और मैं आगे भी करूँगा। तुम मुझे रोक नहीं सकती हो, आकर्ष ने बेफिक्री के साथ कहा। तुम्हें अगर एक और बात यह हरकत की ना, मैं तुम्हारी कंप्लेंट करूंगी। इश्क एकदम से गुस्से में पलटते हुए दरवाजे की तरफ चली जाती है और गुस्से में वहां से बाहर निकल जाती है। पर आकर्ष उसे जाता हुआ देखकर मुस्कुराता है। वह अपना सरना में हिलाते हुए उस खाली दरवाजे को देखते हुए कहता है, चलो देखते हैं यह सब करके तुम्हें क्या मिलता है। मेरी इश्क, तुम जहां भी जाओगी तुम्हारा हर रास्ता तुम्हें मुझ तक ही लेकर आएगा। अब मुझे तुमसे मिलने के लिए छुपना नहीं पड़ेगा। आकर्ष यह कहता हुआ हंसने लगता है और उसकी नजरें सिर्फ उसे खाली दरवाजे पर थी, जहां से इश्क अभी अभी गई थी। इश्क गुस्से में अपनी केबिन से निकलकर डॉक्टर पारस के केबिन की तरफ जा रही थी। उसे डॉक्टर पारस से इस बारे में बात करनी थी। वह इस पागल का केस नहीं ले सकती थी। उसे किसी भी तरीके से आकर्ष के केस को छोड़ना था, और चाहे इसके लिए उसे यह हॉस्पिटल ही क्यों ना छोड़ना पड़े। वह गुस्से में डॉक्टर पारस की तरफ बढ़ रही थी कि गिन्नी उसके सामने आ जाती है और वह इश्क को देखते हुए कहती है, कहाँ जा रही हो। एक तो पहले से ही इश्क का मूड खराब था, ऊपर से गिन्नी ने सामने आकर उसके गुस्से को और ज्यादा बढ़ा दिया। उसे पता था यह लड़की कभी भी सीधे तरीके से बात नहीं करेगी। उसका बात करने का तरीका हमेशा से ऐसा ही होगा। उसे सुनकर इश्क का गुस्सा चरम पर पहुंच जाएगा। इसको गुस्से में अपनी मुठिया कसती है और गिन्नी को देखकर घूरते हुए कहती है, गिन्नी नहीं, अभी नहीं। तुम्हें जो भी बकवास करनी है बाद में करना। फिलहाल मेरा डॉक्टर पारस से मिलना बहुत जरूरी है। यह कहते हुए इश्क डॉक्टर पारस के केबिन की तरफ बढ़ जाती है, पर जैसे ही वह केबिन के सामने पहुंचती है, गिन्नी इश्क से कहती है, पर डॉक्टर पारस तुमसे नहीं मिल सकते हैं। इश्क के हाथ जो दरवाजे के हैंडल पर ही थे, गिन्नी की बात सुनकर रुक जाते हैं और वह गुस्से में घुरकर गिन्नी को देखते हुए कहती है, गिन्नी, मुझे पता है तुम्हारा डॉक्टर पारस के साथ जो अफेयर चल रहा है उसकी वजह से तुम उनके ऊपर अपना हक समझती हो, लेकिन उसके बावजूद भी डॉक्टर पारस इस अस्पताल के डॉक्टर हैं और हम सबके सीनियर हैं। हम सब की प्रॉब्लम सुनना उनका काम है, इसलिए अपना यह मुंह बंद रखो और जाकर अपना काम करो। इश्क गुस्से में यह कहते हुए दरवाजा खोलती है और केबिन में चली जाती है, पर केबिन में जाकर वह हैरान हो जाती है क्योंकि पूरा केबिन खाली था और इस वक्त वहां पर कोई भी नहीं था।
तभी गिन्नी भी केबिन में आती है और इश्क को देखते हुए कहने लगी, डॉक्टर पारस किसी इमरजेंसी काम की वजह से अपने घर चले गए हैं। यही बात तो मैं तुम्हें बताने की कोशिश कर रही थी, पर मेरे कुछ कहने से पहले ही तुमने बहुत कुछ कह दिया था। गिन्नी यह कहते हुए डॉक्टर पारस के डेस्क के पास आती है और वहां से एक फाइल लेकर उस केबिन से चली जाती है। इश्क अभी भी वहीं पर हैरानी से खड़ी आकर्ष के बारे में ही सोच रही थी। वह तो यहाँ पर आई थी, यह कहकर कि चाहे कुछ भी हो जाए वह डॉक्टर पारस से इस केस को छोड़ने की बात करेगी। वह आकर्ष के मामले में अपने कदम पीछे लेना चाहती है। वह नहीं चाहती है कि आकर्ष जेल से बाहर आए, और उसे विश्वास था कि डॉक्टर पारस ही उसकी मदद कर सकते हैं। इश्क उनसे सारी डिटेल में बात करने आई थी। वह उन्हें सारा कुछ बताने वाली थी, पर यहाँ पर तो डॉक्टर पारस है ही नहीं, तो वह बात किससे करेगी। लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए उसे इस मामले को अब संगीनता से लेना है। आकर्ष ठीक होकर बाहर नहीं आ सकता है और उसे कभी भी बाहर नहीं आने दिया जाएगा, चाहे इसके लिए इश्क को कुछ भी क्यों न करना पड़े। ऐसा पागल इंसान बाहर रहने लायक नहीं है। इश्क गुस्से में डॉक्टर पारस के केबिन से बाहर आती है और अपने मन में बड़बड़ाते हुए कहती है, कोई बात नहीं, अगर मैं आज पारस सर से बात नहीं कर पाई तो वह कौन सा हमेशा ही अपने घर पर बिजी रहेंगे। कल वापस आ जाएंगे, मैं कल आकर उनसे बात कर लूंगी। लेकिन मुझे इस मामले में बात करनी ही होगी। मैं इस मामले को इतनी आसानी से नहीं छोड़ सकती हूँ। वह अपने मन के अंदर इस चीज का निर्णय ले चुकी थी कि वह अब इस केस को बहुत गंभीरता से हैंडल करेगी, क्योंकि अब तक उसने आकर्ष को सिर्फ एक पेशेंट के रूप में देखा था, तो उसे कभी भी आकर्ष के ऊपर शक नहीं हुआ था। सच में वह उससे भी काफी ज्यादा डर गई थी। आकर्ष ने उसे मेंटली डिस्टर्ब करने में कोई कमी नहीं छोड़ी थी, और जैसे ही इश्क के मन में आकर्ष के की हरकतों का ख्याल आता है, उसके दिल में आकर्ष के लिए जितने भी नमी थी या फिर जो भी सॉफ्ट कॉर्नर था वह खत्म हो चुका था। अब उसके पास कुछ था तो सिर्फ और सिर्फ नफरत। इश्क यह बात अच्छी तरह से जानती थी कि आकर्ष का केस उसके करियर को बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। उसकी एक गलत हरकत उसके अच्छे भले करियर को चौपट कर सकती है, और यहाँ तक कि उसके मेडिकल का लाइसेंस भी जा सकता है। लेकिन इश्क ने निश्चित कर लिया था कि वह इस मामले को गंभीरता से लगी। अस्पताल से निकलकर इश्क जल्दी से घर पहुंच जाती है, क्योंकि इस वक्त उसका सर तेजी से दर्द कर रहा था और उसे अपनी माँ के हाथों की मालिश चाहिए थी। पर जब वह अपने घर पहुंचती है तो देखा उसकी माँ साड़ी पहनकर और अच्छे से तैयार होकर खड़ी थी। इश्क हैरानी से उससे पूछती है कि वह कहाँ जा रही है, तो उसकी माँ ने सोफे पर रखा हुआ इश्क का अनारकली सूट दिखाते हुए कहा, तुम्हें भी जल्दी से तैयार हो जाना चाहिए, हम लोग सरिता आंटी की बेटी की शादी में जा रहे हैं। इश्क अपने सर पर हाथों से मारते हुए कहती है, ओ शीट, सरिता आंटी की बेटी की शादी, मैं तो भूल ही गई थी। सच में मेरी जिंदगी में इतना कुछ हो रहा है कि मैं अपने आसपास होने वाली चीजों के बारे में भी याद नहीं रख पा रही हूँ। मम्मी, आप मुझे 2 मिनट दीजिए, मैं बस अभी तैयार होकर आई। इश्क अपना अनारकली सूट लेती है और जल्दी से तैयार होने चली जाती है। वह तैयार होकर नीचे आती है। उसने इस वक्त इंडियन अनारकली सूट पहना हुआ था। उसके बाल खुले हुए थे, कानों में बड़े बड़े झुमके थे। अपनी माँ को लेकर वह अपनी किसी फैमिली फ्रेंड की शादी में जाती है और पूरी रात वह शादी में ही रहती है। अगली सुबह को इतनी ज्यादा थक गई थी कि उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वह आज हॉस्पिटल जाए। इश्क अपनी माँ के साथ सुबह 5 करीब घर वापस आई थी और अब उसे बहुत कस के नींद आ रही थी।
लेकिन उसे पता था कि आज डॉक्टर पारस से उसे बात करनी है आकर्ष के केस के मामले में, और वह पीछे नहीं हट सकती है। इश्क ने खुद के अंदर बिखरी हुई सारी हिम्मत को बटोरा और अस्पताल के लिए तैयार हो गई। कल रात शादी में इतनी ज्यादा थक गई थी कि उसे तो ड्राइव करने के भी हिम्मत नहीं हो रही थी, पर किसी भी तरीके से वह हॉस्पिटल पहुंचती है। उसने अस्पताल में पहुंचने के साथ ही डॉक्टर पारस के केबिन में जाना सही समझा। लिफ्ट से होते हुए वह सीधे डॉक्टर पारस के केबिन में जाती है और दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हो जाती है। पर जैसे ही उसने दरवाजा खोल, डॉक्टर पारस और गिन्नी आपस में ही उलझे हुए थे। दरअसल डॉक्टर पारस कुर्सी पर बैठे हुए थे और गिन्नी उनकी गोद में थी। अचानक से दरवाजा खुलने की आवाज सुनने के साथ ही वह हैरान हो जाती है, लेकिन पारस गिन्नी की हालत भी खराब हो गई। इस तरीके से कोई उनके केबिन में आ गया बिना नॉक किए। वह दोनों संभाल नहीं पाते हैं और हड़बड़ाकर खड़े हो जाते हैं। गिन्नी जल्दी से एक फाइल उठाती है और दौड़ते हुए केबिन से बाहर चली जाती है। इश्क का चेहरा शर्मिंदगी से नीचे झुका हुआ था। सर, मैं आकर्ष ठकराल का केस नहीं ले सकती हूँ। प्लीज आप इस केस से मुझे रिहा कर दीजिए। आपको यह केस जिसे भी देना है दे दीजिए, पर मैं इस केस को नहीं ले सकती हूँ। अगर आपने मुझसे यह केस नहीं लिया तो मजबूरन मुझे किसी और अस्पताल में जॉब के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। मैं इस अस्पताल को नहीं छोड़ना चाहती हूँ, लेकिन आकर्ष ठकराल के केस के साथ मैं यहाँ पर काम भी नहीं कर पाऊंगी। सॉरी सर, मैं थोड़ी टेंशन में थी, इस वजह से भूल गई। आगे से ध्यान रखूंगी। मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। क्या मैं आपसे बात कर सकती हूँ? इश्क ने उन्हें देखते हुए कहा। तो डॉक्टर पारस अपनी जगह पर बैठते हुए कहते हैं, जो भी कहना है जल्दी कहो। मुझे मैनेजमेंट के साथ मीटिंग के लिए जाना है। डॉ पारस ने गुस्से में इश्क से कहा, तुम्हें इतनी भी मैनर्स नहीं है कि किसी के केबिन में आने से पहले नॉक करना चाहिए। एपिसोड 41, प्रॉब्लम में इश्क। सर, मैं आकर्ष ठकराल का केस नहीं ले सकती हूँ। प्लीज आप इस केस से मुझे रिहा कर दीजिए। आपको यह केस जिसे भी देना है दे दीजिए, पर मैं इस केस को नहीं ले सकती हूँ। अगर आपने मुझसे यह केस नहीं लिया तो मजबूरन मुझे किसी और अस्पताल में जॉब के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। मैं इस अस्पताल को नहीं छोड़ना चाहती हूँ, लेकिन आकर्ष ठकराल के केस के साथ मैं यहाँ पर काम भी नहीं कर पाऊंगी। इश्क ने जैसे ही डॉक्टर पारस को हॉस्पिटल छोड़ने की धमकी दी, डॉक्टर पारस हैरान हो जाते हैं। उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि इश्क कभी यह बात भी कहेगी, क्योंकि इश्क इस अस्पताल की बहुत अच्छी डॉक्टर थी। उसके पास किसी भी तरीके का कोई भी पेशेंट जाता तो वह ठीक होकर ही वापस आता था। लेकिन आज इश्क ने इस अस्पताल को छोड़ने की बात कही, जिसे सुनकर डॉक्टर पारस थोड़े से हैरान जाते हैं, क्योंकि इश्क का नाम ऊपर तक के डॉक्टर्स को पता है और उसका रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा है। अगर इश्क यह हॉस्पिटल छोड़कर जाती है तो सवाल उठाए जाएंगे कि वह यहाँ से क्यों जा रही है। डॉ पारस गहरी सांस छोड़ते हुए कहते हैं, इश्क, इस केस को लेकर तुम इतना सेंसिटिव कैसे हो रही हो? बस एक पेशेंट है, वह तुम्हें इतना इफेक्ट कैसे कर सकता है, और उसके लिए तुम हॉस्पिटल छोड़ने की बात कर रही हो, यह जानते हुए भी कि हमारे हॉस्पिटल जैसा सैलरी पैकेज तुम्हें और कोई दूसरा हॉस्पिटल नहीं देगा। अगर तुम किसी दूसरे अस्पताल में जाओगी तो वह तुम्हें बहुत कम सैलरी देंगे। इश्क ने कहा, मुझे पता है सर कि इस अस्पताल के जैसी सैलरी मुझे और कहीं नहीं मिल सकती है, लेकिन सिर्फ सैलरी के लिए मैं अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ समझौता नहीं करूंगी। मेरे साथ क्या प्रॉब्लम है यह मैं आपको नहीं बता सकती हूँ।
लेकिन मैं बस आकर्ष ठकराल का केस नहीं लेना चाहती हूँ। आप अगर मुझे इस केस से बाहर नहीं करेंगे तो मैं इस अस्पताल को छोड़ दूंगी और यह मेरा आखिरी फैसला है। डॉ पारस ने कस के अपनी आंखें बंद की और एक गहरी सांस छोड़ते हुए कहा, ठीक है, मैं मैनेजमेंट से इसके लिए बात करूंगा और जो भी फैसला होगा मैं तुम्हें उसके बारे में इन्फॉर्म कर दूंगा। इश्क के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है और वह जल्दी से हाँ में सर हिलाते हुए कहती है, थैंक यू सर, और यह कहते हुए वह केबिन से बाहर निकल जाती है। उसे पता था यह तकनीक काम करेगी ही करेगी। आखिरकार पारस को उसकी बात माननी ही पड़ी। इश्क ने आज हाफ डे लिया था क्योंकि कल शादी में जाने की वजह से वह काफी ज्यादा थक गई थी, इसलिए आज वह पूरा दिन हॉस्पिटल में नहीं बिता पा रही थी। हाफ डे लेकर वह घर के लिए निकल जाती है। उसे पता था डॉक्टर पारस उसे कुछ खास पसंद नहीं करते हैं। ऊपर से इश्क के हॉस्पिटल छोड़ने की बात सुनकर वह मैनेजमेंट से इस बारे में बात जरूर करेंगे, लेकिन इश्क को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी क्योंकि वह जानती थी कि अभी कुछ दिनों तक डॉक्टर पारस इस केस के लिए उस पर गुस्सा दिखाएंगे और हर जगह उसे ही टारगेट करेंगे। लेकिन उसे पता था मैनेजमेंट से बात करते वक्त डॉक्टर पारस अपने पद का गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे। ड्राइव करते हुए इश्क अपने घर पहुंचती है और जैसे ही वह घर में दाखिल होती है उसकी माँ उसे हॉल में ही बैठी मिल जाती है। वह अपनी माँ के पास जाकर बैठती है और उनसे कहती है, माँ, मैंने वह स्पेशल केस आकर्ष ठकराल का केस छोड़ दिया है। कल से मैं अपने रेगुलर पेशेंट को ही देखूंगी। उसकी माँ ने पानी का गिलास उसके सामने करते हुए कहा, लेकिन तुमने ऐसा क्यों किया है? वह केस तो तुम्हारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट था ना? तुमने कहा था अगर तुम उसे ठीक कर दोगी तो वह तुम्हारे करियर के लिए एक बेहतर ऑप्शन होगा, तो फिर तुमने उसे क्यों छोड़ दिया? इश्क पानी पीते हुए अपनी माँ की बात सुन रही थी। उसने पानी का गिलास वापस टेबल पर रखा और अपनी माँ से कहने लगी, ऐसे ही माँ, मैं उस केस को नहीं संभाल पा रही थी। वह बहुत डिफिकल्ट केस था और मैं उसे नहीं संभालना चाहती थी। कोई बात नहीं, मेरा हॉस्पिटल उसके लिए कोई दूसरा अच्छा डॉक्टर देख लेगा। इतनी बड़ी बात नहीं थी। अस्पताल में आए दिन ऐसी चीज होती रहती है। लेकिन इश्क की माँ उसकी बात सुनकर हैरान हो गई थी। उन्हें वह दिन याद था जब उसे आकर्ष का केस मिला था। वह कितनी एक्साइटेड थी और कितनी खुश थी। यह केस उसके लिए चैलेंजिंग था और उसने कहा था कि वह इसे पूरा जरूर करेगी। लेकिन आज वह इस केस से पीछे हट रही है और उसे इस बात का कोई दुख भी नहीं है। उसकी माँ उसे अच्छी तरह से जानती थी और इश्क कभी भी अपने काम से हाथ खींचने वाली लड़की नहीं थी। यह बात भी उन्हें अच्छी तरह से पता थी। पर आज अचानक उसे क्या हो गया? वह यही सोच रही थी। इश्क, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम्हें नहीं लगता है कि तुम्हारे इस केस से पीछे हटने की वजह से वो पेशेंट और ज्यादा बीमार पड़ सकता है? उसके दिमाग पर और गहरा असर होगा और हो सकता है कि वह इस कंडीशन को संभाल भी ना सके। तुमने ही तो कहा था ना, वह कोई नेक्स्ट लेवल का पेशेंट है। इश्क की माँ ने उससे सवाल किया तो वह हाँ में सर हिलाते हुए जवाब देती है, हाँ, मैंने कहा था। लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि उसे बस मैं ही ठीक कर सकती हूँ। उसकी बीमारी का इलाज बस मेरे पास ही है। मैं डॉक्टर हूँ, कोई भगवान नहीं। उसकी माँ हंस देती है और हंसते हुए कहती है, पेशेंट से पूछो, तुम उनके लिए उनकी भगवान ही हो। और हाँ, मैं जानती हूँ कि डॉक्टर सिर्फ कोशिश कर सकते हैं, लेकिन एक बार तुम उसे पेशेंट की नजरिया से भी तो सोचो। तुमने तो उसका केस लेने से मना कर दिया है।
पर अस्पताल को उसके लिए दूसरा डॉक्टर ढूंढने में टाइम तो लगेगा ना। और वह बीमार आदमी दूसरे डॉक्टर के आने तक यूं ही अपनी खराब हालत लेकर पड़ा रहेगा। तुम्हें नहीं लगता है कि एक डॉक्टर होने के नाते तुम अपने पेशेंट के लिए गैर जिम्मेदाराना हरकत कर रही हो? इश्क ने बेफिक्री के साथ कहा, माँ हॉस्पिटल की प्रॉब्लम है, वह अपने आप हैंडल कर लेंगे। वैसे भी मैंने इस केस को छोड़ दिया है, अब हॉस्पिटल जाने और उनका पेशेंट जाने। इश्क यह बात अच्छी तरह से जानती थी कि आकर्ष का केस कितना सेंसिटिव और कितना डिफरेंट है। इश्क को खुद आकर्ष को समझने में काफी समय लगा था, लेकिन अब उसे इस बात की परवाह नहीं थी। वह आकर्ष का केस को लेकर बाकी लोगों की जिंदगी जोखिम में नहीं डाल सकती थी। आकर्ष की दिमागी हालत ऐसी थी कि उसे इश्क की जरूरत थी, लेकिन फिर भी वह ऐसा जोखिम नहीं उठा सकती थी, क्योंकि आकर्ष जैसा साइको जो चाकू साथ में लेकर घूम रहा था, उसके साथ इश्क खुद को इमेजिन भी नहीं कर पा रही थी। इश्क अपनी माँ को परेशान नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने उन्हें कुछ भी नहीं बताया। वह अपनी माँ को बस इस एक केस की तरह लेने के लिए कह रही थी, ताकि वह इस बात को जल्दी भूल जाए। पर इश्क ही जानती थी कि अंदर ही अंदर वह कितनी घुटन महसूस कर रही है। एक डॉक्टर होने के नाते उसने बीमार पेशेंट का इलाज करने से मना कर दिया था। यह उसके पेशे के खिलाफ था, पर वह इस बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच रही थी। उसने अपना फैसला मैनेजमेंट तक पहुंचा दिया था कि या तो आकर्ष के केस से उसे अलग करो या फिर वह यह अस्पताल छोड़ देगी। अब उनका जो भी फैसला था, इश्क को बस उसका इंतजार करना था। इश्क आज की रात रिलैक्स होकर अपनी माँ के साथ वक्त बिताती है। वह अपनी माँ के साथ बैठकर लूडो खेलती है, उनके साथ बहुत सारी बातें करती है और उनके साथ बैठकर कॉमेडी मूवी भी देखती है। रात में इश्क अपनी माँ के कमरे में ही सो गई थी। अगले दिन इश्क की आंख डोर बेल की आवाज से खुलती है। उबासी लेते हुए आधी नींद और आधी जगे हुए में इश्क दरवाजे पर जाती है और दरवाजा खोलती है। बाहर एक कुरियर बॉय खड़ा था। उसके हाथों में इश्क के अस्पताल का ही एक एनवेलप था। इश्क ने साइन किया और एनवेलप लेकर अंदर आती है। सोफे पर बैठकर वह एनवेलप का एक कोना फाड़ती है और उसमें से पेपर बाहर निकलती है। अब तक इश्क की माँ भी उठ चुकी थी। वह अपने बालों का जुड़ा बनाते हुए इश्क की पास आती है। इश्क ने वह पेपर खोलकर पढ़ा तो उसकी आंखें एकदम से बड़ी हो जाती है और नींद तो उसकी पूरी तरह से उड़ चुकी थी। उसका चेहरा हैरानी से भरा हुआ था और उसके हाथ कांपने लगे थे। इश्क को हॉस्पिटल से निकाल दिया गया था। इश्क हैरान तो हो रही थी, लेकिन उसने बेफिक्री के साथ उस पेपर को वापस फोल्ड किया और एनवेलप में डाल दिया। इससे ज्यादा वह डॉक्टर पारस से और उम्मीद भी क्या कर सकती है। इश्क ने उस अस्पताल में अपनी पूरी ईमानदारी के साथ काम किया था। बस एक आकर्ष के केस को लेकर जब हॉस्पिटल उसे बाहर निकालने जैसा फैसला ले सकता है, तो इश्क को भी ऐसी जगह पर काम नहीं करना है। इश्क की माँ जो उसके पीछे खड़ी थी, उन्होंने भी लेटर पर हो रहे शब्दों को पढ़कर पहचान लिया था कि इश्क को हॉस्पिटल से निकाल दिया गया है, और वह इश्क की सिचुएशन अच्छी तरह से समझ सकती थी। उन्होंने इश्क को देखते हुए कहा, पागल है क्या यह हॉस्पिटल वाले? क्या इन्हें तुम्हारी काबिलियत दिखाई नहीं दे रही है? क्या बकवास लिख कर भेजा है उन लोगों ने कि तुम अपने काम के प्रति लापरवाह हो? गलत है। इश्क ने अपनी माँ के सवालों का कोई जवाब नहीं दिया। वह अपनी जगह से उठती है और इधर-उधर चेहरा घुमाकर अपना फोन ढूंढने लगती है। वह देखती है उसका फोन डाइनिंग टेबल पर रखा हुआ है। वह जल्दी से अपना फोन उठाती है तो उसका फोन स्विच ऑफ था। रात में उसने फोन चार्ज करके डाइनिंग टेबल पर ही छोड़ दिया था।
फोन को ऑन कर उसने पहले कॉल डॉक्टर पारस को ही मिलाया। एक रिंग के बाद डॉक्टर पारस ने फोन उठाया और इश्क से कहा, मुझे लगता है कि आपको आपका जवाब मिल गया होगा मिस इश्क। इश्क को गुस्सा तो बहुत ज्यादा आ रहा था, लेकिन इस वक्त वह अपनी सिचुएशन को भी अच्छी तरह से जानती थी। उसने लगभग अपने गुस्से को पूरी तरह से काबू करते हुए कहा, आपने ऐसा क्यों किया? डॉक्टर पारस, मुझे नहीं लगता कि मैनेजमेंट मुझे बस इसीलिए निकालना चाहता है क्योंकि मैंने एक पेशेंट का केस हैंडल करने से मना कर दिया है। इसमें जरूर आपका हाथ है। आप ही ने उनसे कुछ ऐसा कहा है जिसकी वजह से वह मुझे हॉस्पिटल से निकाल रहे हैं। आप जानते हैं ना यह चीज मेरे करियर को कितना ज्यादा इफेक्ट कर सकती है। अगर मैंने अपनी मर्जी से हॉस्पिटल छोड़ा होता तो बात अलग थी, पर हॉस्पिटल से निकाला जाना कितनी बड़ी बात होती है। मुझे किसी दूसरे अस्पताल में कोई पोस्ट नहीं मिलेगी और हर बार मेरे लिए इसी अस्पताल से वेरिफिकेशन किया जाएगा, और जब उन्हें यह पता चलेगा कि मुझे हॉस्पिटल से निकाला गया है तो कोई भी मुझे डॉक्टर के लिए काम देने के लिए तैयार नहीं होगा। आपको पता है ना, एक हरकत मेरा कैरियर खराब कर सकती है। हाँ, मुझे पता है डॉक्टर इश्क की इस एक लेटर से तुम्हारा पूरा करियर खराब हो सकता है, पर मैं क्या करूं? यह करने के लिए तुम ही ने मुझे मजबूर किया है, और यह जरूरी भी था ताकि तुम्हें पता चल सके कि तुम्हारी मनमानी इस अस्पताल में तो नहीं चलेगी। और वह आप ही तो थी जो आकर्ष ठकराल केस को छोड़कर जाने की बात कर रही थी। तो लीजिए, मैंने आपको इस केस से आजाद कर दिया है। मुझे उम्मीद है कि अब आपको खुशी होगी। शायद अब आप खुश हैं क्योंकि अब आप उस केस को हैंडल नहीं करेंगी। मुझे खुशी हुई आपके लिए कुछ करके डॉक्टर इश्क। इस अस्पताल से तो अब आप कोई उम्मीद रखिए ही मत। आप जाकर किसी दूसरे अस्पताल में क्यों नहीं अप्लाई करती हैं? हो सकता है कोई और हॉस्पिटल आपको एक अच्छी पोजीशन के साथ सैलरी पैकेज देने को तैयार हो जाए। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। और इसी के साथ डॉक्टर पारस फोन डिस्कनेक्ट कर देते हैं। इश्क का मन रोने का कर रहा था। उसके हाथ कांप गए थे, लेकिन वह अपनी माँ के सामने कमजोर नहीं पड़ना चाहती थी। उसकी माँ वहीं खड़ी थी। इश्क ने फोन रखा। वह हैरानी से पूछती है, क्या कहा तुम्हारे सीनियर ने? उन्होंने मुझे हॉस्पिटल से निकाल दिया है माँ, और अब मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहती हूँ। इश्क उसके बाद अपने कमरे में चली जाती है और उसका पूरा टाइम इसी बारे में सोचने पर लग गया था। अपनी जिंदगी के 4 साल उसने इस अस्पताल को दिए थे, 1 साल प्रैक्टिस करने में और 3 साल डॉक्टर की पोस्ट में। उसने अपना काम ईमानदारी से किया था, पर उसके बावजूद इस अस्पताल ने उसकी ईमानदारी, उसकी लगन और उसकी मेहनत को नगावरते हुए सिर्फ एक केस के लिए उसे अस्पताल से निकाल दिया। अगला 1 हफ्ता इश्क का उसकी माँ के साथ इसी तरीके से बीतता। इश्क ना ठीक से कुछ खा रही थी और ना ही कुछ कर रही थी। उसने तो अभी तक दूसरे अस्पताल में अप्लाई भी नहीं किया था, क्योंकि शायद उन दिनों उसके दिमाग में कुछ और चल रहा था।